महत्त्वाची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊयात। ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात ये है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूँ। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस वक्त एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है। अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफ़ी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूँ, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट, जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया। आप अपने आप चित भी अपनी, पट भी अपनी, अपने आप लकीरों के बीच क्या हो रहा है समझ सकते हैं, संज्ञान कर सकते हैं। मैं अंत में ये कहूँगा, श्री राहुल गांधी की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो। ये आवाज़ रुक नहीं सकती है। जो तथ्य मैंने आपको बोले हैं ये बिल्कुल सामने उजागर किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें पूरा विश्वास और आश्वासन है कि ऐसी चीज़ जो कानून में गलत है, हम आश्वस्त हैं कि उसका सही रूप से अवलोकन किया जाएगा बड़ी अपील वाली अदालतों द्वारा, और हमें कन्विक्शन का स्टे जल्द से जल्द मिलेगा। एक अंत में बात आपको और मैं शेयर कर लूं, जो कल नहीं बोली थी। हम चाहे उसको हम समक्ष रखें या न रखें, उसके ऊपर हम एक्शन ले या न लें, लेकिन आपके साथ अवगत करनी आवश्यक है। उसके 2 पक्ष हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही पक्ष है। एक प्रावधान है हमारे संविधान में 103, उस प्रावधान के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, जहाँ सांसद का सवाल है, वहाँ सिर्फ माननीय राष्ट्रपति कर सकता है। ये लिखा है प्रावधान में, किसमें? संविधान के प्रावधान। और साथ साथ ये लिखा है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति करता है तो उसको पहले एक सुझाव, एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है चुनाव आयोग से। ये तो मानी हुई बात है कि इस बार राहुल गांधी के विषय में नहीं हुआ ये, न कुछ पहले विषयों में ऐसा हुआ है। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि चुनाव आयोग का मानना है, और चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है और केसेस में, कि जब कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है, न्यायपालिका द्वारा है, तो राष्ट्रपति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चुनाव आयोग उसको कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं, हमें राष्ट्रपति के पास सुझाव लेके जाना और राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो रोचक कानूनी मुद्दा इस पर उठता है वो ये है कि संविधान में जो लिखा है 103 में स्पष्ट लिखा है, उसको क्या चुनाव आयोग तो क्या उच्चतम न्यायालय भी क्या बदल सकता है? सिर्फ इस आधार पे कि एक केस था लोक प्रहरी का,
उस केस में चुनाव आयोग ने स्टैंड अपना रखा था। उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा कि वो स्टैंड सही है या गलत है, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर निकाल रखा है जिसमें वो कहते हैं कि जहां पर कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है वहां पर हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, न जाना आवश्यक है। तो ये एक विरोधाभास है। संविधान के टेक्स्ट को आप ज़्यादा महत्व देंगे या चुनाव आयोग की प्रक्रिया को? इसका उत्तर मैं समझता हूँ सीधा है। तो ये भी एक शायद त्रुटि है इस प्रकार के 24 घंटे में निकाले हुए चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो अभी अभी सिंघवी जी ने कहा है, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया है। कई महीने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी, और मैं समझता हूं कि आज जो हमने देखा है, ये डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। दूसरी बात, सिंघवी जी ने तो कहा कि 2014 से राहुल जी मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ संसद के अंदर और संसद के बाहर उठा रहे हैं। ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे। थेट जाऊयात काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत। 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की। आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा, कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। पर ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति